हेलो क्लास 9th। आज हम कर रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ का पार्ट 4। इसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेसेस करेंगे। कवथनाक वाष्पीकरण से जुड़ी हुई बहुत सी अच्छी अच्छी प्रोसेसेस हैं, उसके बारे में समझेंगे, उनको करेंगे। तो स्टार्ट करें हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। कवथनाक क्या होता है? कवथनाक को इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। कवथनाक सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी के नाक की बात करनी हो, लेकिन यहाँ पर नाक की बात नहीं कर रहे। बॉइलिंग आपने नॉर्मल जनरल लाइफ में ये शब्द सुना होगा। तो कवथनाक क्या होता है? वह तापमान जिस पर आप द्रव अवस्था को गैसीय अवस्था में बदलते हो। जल को भाप में वाष्प में बदलना कवथनाक कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जल का कवथनाक कितना होता है? तो जल का कवथनाक कितना होता है ये आपने अच्छी तरह से याद करना है। दोनों मेजरमेंट आपको याद होनी चाहिए। दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस में है, और दूसरा इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन। तो केल्विन में इसकी वैल्यू होती है 373 केल्विन। ये दोनों ही तापमान की वैल्यूज, कवथनाक की वैल्यूज आपने याद करनी है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। जैसे हमने पहले ठोस में किया था कि जब ठोस द्रव अवस्था में बदलता है तो कणों के द्वारा कुछ ऊष्मा को वह अवशोषित कर लेता है। उसी प्रकार जब आप कवथनाक के समय द्रव को गैसीय अवस्था में बदलते हो तो द्रव के कण कुछ ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके द्वारा वो अपने आपस की आकर्षण बल को कवर अप करते हैं, उसको तोड़ते हैं और गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से हमारा मतलब क्या है? वह ऊष्मा जो भाप ने अपने अंदर अवशोषित करके रखी हुई है। द्रव के कणों के द्वारा ये ली जाती है ताकि आपस के आकर्षण बल को तोड़ सके, गैसीय अवस्था में बदल सके। तो ये भाप के कणों के अंदर ही प्रेजेंट होती है। अब हम इसको किस तरह से परिभाषित करेंगे? तो हम ये कहते हैं कि एक निश्चित दाब के ऊपर मान लेते हैं कि 1 लीटर आपको द्रव दिया गया। एक निश्चित तापमान के ऊपर 1 लीटर आपको द्रव दिया गया। वह द्रव गैसीय अवस्था में उसके कवथनाक के ऊपर जितनी ऊष्मा को अवशोषित करता है उसे हम उसकी क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। ये आपने याद रखना है। इसमें हमने 2 चीजें जरूर मेंशन करनी है। एक तो वायुमंडलीय दाब और दूसरा तापमान फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। वो कौन सा तापमान होता है? कवथनाक का। उस समय जो ऊष्मा अवशोषित की जाती है हम उसे क्या नाम देते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है हमारे पास। अगर आपको तीसरा क्वेश्चन समझ आ गया तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भाप दी गई है आपको, या 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जल दिया गया है आपको। तो क्वेश्चन पूछे दोनों में से अधिक गर्म क्या होगा? हमारे माइंड में क्या आता है कि गर्म पानी हमारे हाथ के ऊपर गिरा तो ऐसा लगता है दैट इज मोर हीट, वो ज्यादा हॉट होगा इन कंपैरिजन ऑफ भाप। रीजन बिकॉज हमारा भाप से अभी तक इतना कांटेक्ट नहीं हुआ। डेली लाइफ में पानी से ज्यादा कांटेक्ट होता है, बट एक्चुअल आंसर क्या है? जो भाप होती है वो अधिक गर्म होती है इन कंपैरिजन ऑफ हॉट वाटर। जो भाप वाष्प होते हैं 100 डिग्री के ऊपर वो ज्यादा गर्म होते हैं। क्यों गर्म होते हैं? अब जो पानी है उसके अंदर तो कोई गुप्त ऊष्मा नहीं है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी में नहीं है। पानी जब गैस में बदला तो गैस के अणुओं के बीच, गैस के कणों के बीच में ये ऊष्मा प्रेजेंट है। तो जहां पर ऊष्मा ज्यादा होगी वो ज्यादा गर्म होगा। इसलिए जो भाप होती है वो गर्म पानी के कंपैरिजन, जो दोनों ही टेम्परेचर कितना होना चाहिए दोनों का? 100 डिग्री। तो 100 डिग्री पर जो भाप होती है वो ज्यादा गर्म होती है इन कंपैरिजन ऑफ वाटर। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल सी एक टर्म है, इंटरेस्टिंग टर्म है हमारे पास, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं?
ऊर्ध्वपातन नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन इसकी अभिक्रियाएं आप डेली लाइफ में देखते ही हो। जैसे सर्दियों में एक बॉल्स, व्हाइट बॉल्स यूज की जाती हैं, नेफ्थलीन बॉल्स उसको हम कहते हैं, गर्म कपड़ों के अंदर उसको रखा जाता है। उसके कारण जो कीटाणु होते हैं वो गर्म कपड़ों को खराब नहीं करते, टिड्डी वगैरह उसको नहीं लगती। तो हम जब सर्दियों का एंड होता है, कपड़े संभालने होते हैं, तो कपड़ों के बीच में नेफ्थलीन बॉल्स रख देते हैं। जब दोबारा सर्दियां आती हैं तो जब कपड़ों को खोल के देखा जाता है, या तो गोलियां बिल्कुल खत्म हो जाती है या फिर बिल्कुल छोटी छोटी रह जाती है। तो वो गोलियां कहाँ गई? वहां पर ठोस अवस्था डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाती है, द्रव अवस्था उसमें नहीं होती। तो जब पदार्थ ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है कपूर। उसका एक्सपेरिमेंट, उसकी एक्टिविटी आपकी बुक में भी दिखाई गई है, आप घर पर भी कर सकते हो, बिकॉज कपूर या नेफ्थलीन आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाएगा। तो कपूर को लेना है, उसको धीरे धीरे से गर्म करना है, एकदम से ज्यादा गर्म नहीं करना। ऊपर उसके कीप को ढक के रख देना है और कीप भी ऊपर से कॉटन से बंद कर लेनी है। तो क्या देखते हैं कि साइडों के ऊपर जो गैस अवस्था में कन्वर्ट हुआ था हमारा कपूर, वो दोबारा से ठोस अवस्था में आना शुरू हो जाता है। तो वहां पर ठोस से सीधा क्या बना? गैस, द्रव नहीं मिला। और गैस जब ठंडा होता है तो क्या बन रहा है? दोबारा ठोस। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। है ना इंटरेस्टिंग प्रोसेस। एक और हमारे पास इसी से रिलेटेड एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली टर्म क्या है हमारे पास? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास गैस अवस्था में ही होती है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस या फिर शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? जो बिल्कुल व्हाइट कलर की होती है। इसमें क्या गुण होता है कि यह सीधा ठोस से गैस अवस्था में बदल जाती है, द्रव अवस्था नहीं है। और जो हमें गीलापन महसूस होता है वो किस कारण होता है? द्रव अवस्था के कारण। अब जब इसमें द्रव अवस्था नहीं है तो ये क्या कही जाएगी? इसको शुष्क बर्फ। चाहे ठोस CO2 से गैस बनना हो या गैस से ठोस CO2 बनना हो, वहां पर द्रवित रूप में CO2 नहीं मिलती। इसी कारण हम इसे क्या कहते हैं? ड्राई आइस। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तापमान व दाब का पदार्थ की अवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान का आपको आसानी से पता ही चल जाता है। पहले यहां से समझते हैं। हमारे पास क्या लिखा गया है? ठोस बर्फ, जिसको गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? द्रव जल। जिसको दोबारा गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? गैस या फिर भाप। तो तापमान में वृद्धि होने पर ठोस से द्रव, द्रव से गैस बन रहा है। और इस समय दाब में क्या होती है? कमी। दाब में क्या आती है? कमी। ऑपोजिट जाते हैं, गैस से द्रव, द्रव से ठोस, तो तापमान में क्या आएगी? कमी। और दाब में क्या आती है? वृद्धि। यहाँ पर दाब को समझने के लिए एक आपको उदाहरण दे देते हैं। जैसे CO2 गैस होती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में CO2 गैस जब भरनी होती है तो उसको काफी हाई दाब पर, वायुमंडलीय दाब से ज्यादा दाब पर उसमें भरा जाता है। तो कोशिश क्या कर रहे हैं कि गैस पानी के अंदर या जो कोल्ड ड्रिंक है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए। इसके लिए क्या यूज किया गया? दाब। या फिर LPG सिलेंडर हम नॉर्मली यूज करते हैं, उसमें भी क्या होती है? गैस को द्रवित अवस्था में बदला जाता है। किसके द्वारा? बाय हाई वायुमंडलीय दाब, हाई प्रेशर के द्वारा। तो यहाँ पर भी वही टर्म हमारे पास मेंशन की गई है। यहाँ एक तरफ आपको भविन्न अभिक्रियाएं जो अभी तक आपने की है उनके द्वारा समझाया गया है कि ठोस को द्रव में बदलना संलग्न कहलाता है, जो आपने पहले किया था। द्रव को गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ठोस से गैस में बदलना, हम पहले इस तरफ जा रहे हैं, ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। अगर हम उल्ट चल पड़ते हैं, गैस से ठोस बनाना हो तो निचला देखना है, उसको भी ऊर्ध्वपातन ही कहते हैं। परंतु उसका एक और नाम भी होता है दृढ़ीकरण। दृढ़ीकरण, दृढ़ करना मतलब उसको ठोस रूप में बदलना। नेक्स्ट है द्रव से हमने ठोस बनाना है
तो आपको पता है उसको हम जमना प्रक्रिया कहते हैं, या फिर गैस से द्रव बनाना उसको भी संलग्न ही कहा जाता है, या फिर उसका दूसरा नाम क्या होता है, द्रवण। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? सबसे पहले हमने किया था क्वथनाक, फिर किया हमने गलनाक, अब है हमारे पास वाष्पीकरण। गलनाक और वाष्पीकरण का अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है। गलनाक कब होता है? जब जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, तब जल भाप में बदलता है। क्या भाप बनने की प्रोसेस सिर्फ 100 डिग्री तापमान पर ही होती है? हमने कपड़ों को सूखने के लिए डाल दिया तो क्या होगा? उस समय के तापमान हम 100 डिग्री करते हैं? नहीं, वो सूरज की रोशनी या हवा के कारण सूख जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वहां से द्रव जो है वो भाप अवस्था में बदलता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे मान लेते छत के ऊपर हमने पानी को बिखेर दिया तो वहां पर भी क्या होगा, थोड़ी देर बाद जो जल है वो वाष्प में बदल जाता है। तो इट मीन्स भाप बनने के लिए जरूरी नहीं है कि 100 डिग्री तापमान ही चाहिए। अपने से जो भी उसकी लिमिट होती है, क्वथनाक से कम तापमान के ऊपर अगर द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। याद रखिए कि यहाँ पर तापमान जो होगा वो क्वथनाक तापमान से कम होता है। दूसरा प्रश्न है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता क्यों आती है? पहले तो इस चीज को समझते हैं कि वाष्पीकरण क्यों हुआ। तो कोई भी पदार्थ है उसके अंदर जो कण होते हैं वो हमेशा स्थिर नहीं होते, वो लगातार गति करते रहते हैं। जब गति करते हैं तो एक दूसरे से टकराएंगे। अब जब वो टकरा रहे हैं तो जैसे हम देखते हैं कोई भी टक्कर हो रही है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो नॉर्मली हीट अप, वो चीज गर्म हो जाती है। तो यहाँ पर भी जब दोनों में टक्कर होती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। वो ऊष्मा जल के कणों को गैस अवस्था में बदलने के लिए अवशोषित कर ली जाती है, जिसके कारण जल जो है वो गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो समझ आ रहा है कि जल के कण गतिशील होते हैं, आपस में टकराते हैं, उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। उस ऊष्मा के द्वारा वो आपस के आकर्षण बल को कवर अप कर लेंगे, आकर्षण बल को तोड़ देंगे और गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर प्रश्न था कि शीतलता क्यों आती है? द्रव के कण जिनमें ज्यादा ऊष्मा थी वो तो बाहर निकल गई। अब द्रव ने दोबारा अपनी उसी ऊष्मा को ऑब्टेन करना है, उसी ऊष्मा को प्राप्त करना है, तो वो क्या करेंगे, अपने आसपास की जो ऊष्मा है, जिस बर्तन में वो पड़ा है, जहां पर भी वो पड़ा है, वहां के आसपास से वो ऊष्मा को अवशोषित करना शुरू कर देंगे। तो उससे क्या होगा, आसपास की जो ऊष्मा है पदार्थ की वो कम हो जाएगी और वो ठंडा महसूस करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एसीटोन। एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर हम कहते हैं, नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसको जब हथेली से वाष्प होता है तो हाथों में शीतलता क्यों आ जाती है? तो फिर से टर्म क्या है हमारे पास, वाष्पीकरण की यहाँ पर लिखी हुई है, वाष्प में बदला। तो हमने अभी किया था कि वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है कि पदार्थ से, द्रव से ऊष्मा कम हो जाती है, तो वो क्या करता है, अपने आसपास से ऊष्मा को अवशोषित करेगा। अब एसीटोन कहाँ पर है, हाथ पर, तो वो एसीटोन जो है वो हाथ की ऊष्मा को अवशोषित करेगा। तो हाथ में ऊष्मा कम हो गई, जहां पर ऊष्मा कम होगी वो क्या हो जाएगा, ठंडा। तो शीतलता क्यों आ जाती है, ठंडे क्यों हो जाते हैं, हाथ में ठंडक क्यों महसूस होती है, क्योंकि एसीटोन ने हाथ से ऊष्मा को अवशोषित कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? गर्मियों में सभी को पता है पसीना बहुत आता है और सूती कपड़ा एक इस तरह का कपड़ा होता है जो सबसे ज्यादा पसीना सोखता है, अवशोषित कर लेता है। तो इसके कारण जो पसीना है वो सूती कपड़ों के ऊपर आ जाएगा, वायुमंडल के संपर्क में आ जाता है और वहां से जो जल या जो पसीना है वो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाएगा। जितना ज्यादा वो गैस अवस्था में बदलेगा उतना ज्यादा इट मीन्स वो हमारे शरीर से ऊष्मा का अवशोषण करेगा, जिसके कारण जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया था हमारे शरीर को शीतलता मिलती है। इसी कारण हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनना ज्यादा पसंद
करते हैं। क्यों? क्योंकि यह सबसे ज्यादा पसीने का अवशोषण करके हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह से आपने याद करना है। उससे अगला क्वेश्चन है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? जो गिलास लिया है हमने, उसके अंदर बर्फ के टुकड़े डाल दिए या फिर चिल्ड वाटर, बर्फीला पानी डाल दिया। अब उसको हमने बाहर किसी भी तापमान के ऊपर रख दिया। धीरे धीरे क्या होगा कि जो आसपास वायु में जल वाष्प होते हैं वो इस गिलास के संपर्क में आएंगे और होगा क्या, वो गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाएंगे। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन के डायग्राम में किया था, द्रवण उस प्रक्रिया का हमने या संगलन उस प्रक्रिया का नाम दिया था। तो गैसीय अवस्था जिसको हम कहते हैं जल वाष्प, जल वाष्प जहां पर तापमान कम है, जहां पर बर्फ पड़ी है, जब उस गिलास के कंसर्न में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो वह दोबारा से जल की बूंदों में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर जल गिलास के अंदर से बाहर नहीं आया, जो बाहर वायुमंडल में जल वाष्प थे वहां से वह जल की बूंदों में बदला है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? ये आपने डेली लाइफ में भी देखा है, बहुत सिंपल है। मान लेते हैं एक टब में आपने पानी को भर के रखा है और दूसरी तरफ आपने एक बोतल में पानी रखा है जिसकी सतह बिल्कुल छोटी सी गोल सी है। तो कहां पर ज्यादा जल वाष्प में बदलेगा? यस, दैट इज टब में। क्यों? क्योंकि वहां पर सतह ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा सतह का क्षेत्रफल होगा उतना पानी ज्यादा जल वाष्प में बदलेगा। दूसरा है हमारे पास कि आर्द्रता, नमी, वायुमंडल में नमी कितनी है। जितनी ज्यादा वायुमंडल में नमी होगी तो जो जल है उसको उसमें ऊर्जा कम मिलेगी और वो कम मात्रा में जल वाष्पों में बदलेगा। इसलिए जितनी आर्द्रता, नमी, क्लियर है, जल के वाष्प जो वायुमंडल में प्रेजेंट है, जितनी वो कम होंगी उतनी ज्यादा वाष्पीकरण होगा। तो नमी और आर्द्रता का कम होना वाष्पीकरण के लिए बेनिफिटेड होता है। तीसरा एक कारण होता है तापमान में वृद्धि। अब अगर तापमान ज्यादा हुआ तो होगा क्या, जल के कणों को ज्यादा ऊष्मा मिलेगी जिसके कारण वो इजीली गैसियस अवस्था में बदल जाएंगे। इसलिए जितना तापमान अधिक होगा उतना वाष्पीकरण ज्यादा होगा। और भी बहुत से कारण होते हैं, वो आप अपने आप फाइंड आउट भी करो, किताब को भी पढ़ो और समझो। दीज आर ऑल अबाउट अवर फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन आंसर। इनको अच्छी तरह से अपनी नोट कॉपी पर नोट कर लें, याद करें और समझने की कोशिश कीजिए। ये सारा लेसन आपके आसपास ही है, जैसे कि हमारे लेसन का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो ये सारी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में से ही लिया हुआ है। जितनी एक्टिविटीज दी हुई है उनको अच्छी तरह से करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट